हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रैप शॉट पे। बच्चों, आज का जो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूं वो मशीन इनपुट का लेने जा रहा हूं। और आप बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी पता है कि इनपुट का एक क्वेश्चन जो होता है उस पर 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन जनरेट हो जाते हैं। तो ये इनपुट है क्या बच्चों? एक मशीन के अंदर एक डाटा जाता है। वो डाटा क्या होता है कि वो अरेंज नहीं होता है। तो जब मशीन उसे बाहर निकालती है तो वो एक अरेंजमेंट के द्वारा उसे शो करती है कि भाई ये डाटा इस तरीके से अरेंज होना चाहिए। हमें उस डाटा को देखकर, जो मशीन ने डाटा को जो फिल्टर किया है उसको समझना होता है हर स्टेप पर कि क्या बदलाव होता है। कुछ इनपुट में तो ऐसा भी होता है कि केवल एक ही बदलाव होता है हर स्टेप पर, और कुछ इनपुट ऐसे भी होते हैं जिसमें कि दो दो बदलाव एक साथ चलते हैं। तो यानी कि आज की जो क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए है, जिनको इनपुट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं आज की क्लास के बारे में बताने जा रहा हूं। तो यहाँ क्वेश्चन कैसे आता है? सबसे पहले आपको बच्चों यहाँ पर एक इनपुट दिया जाता है, जैसा कि मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूं इनपुट। ये जो इनपुट है ये मशीन के अंदर जाएगा, ठीक है। तो इनपुट क्या है बच्चों? यहाँ पर आप देखेंगे शॉप 17 टेबल 20 53 ओवन डेस्क 39। ये मशीन के अंदर एक डाटा है जो जा रहा है। तो इस मशीन में जो ये डाटा जा रहा है इसमें आप देख रहे हो बच्चों कि एक अरेंजमेंट नहीं है। यानी कि ना तो वर्ड का एक अरेंजमेंट है कि वर्ड अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है, या नंबर भी आप देखेंगे कि 2 नंबर कहीं पर एक जगह आ गए हैं और कहीं पर दूर जो जाके 1 नंबर आया है। तो नंबरों का जो सीक्वेंस है वो भी आप देख रहे हैं कि वो ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पर दिख रहा है ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर पर दिख रहा है। अब जब ये मशीन के अंदर डाटा जाएगा तो मशीन इसे कितने स्टेप, यानी कि कितने स्टेप पर इसे फिल्टर कर रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टेप नंबर 1, मशीन ने जो डाटा बाहर निकाला वो क्या निकाला? 17 शॉप टेबल 20 53 ओवन डेस्क 39, राइट। उसके बाद स्टेप 2 आया। स्टेप 2 क्या कह रहा है? 17 टेबल शॉप 20 53 ओवन डेस्क 39। फिर स्टेप 3 आया। तो इसे हमने लिखा 17 टेबल 20 शॉप 53 ओवन डेस्क 39। और उसके बाद स्टेप 4 आया। 17 टेबल 20 शॉप 39 53 ओवन डेस्क। और जैसे ही स्टेप 5 आया, 17 टेबल 20 शॉप 39 ओवन 53 डेस्क।
तो मशीन ने इसे, ये जो स्टेप 5 है, ये मशीन ने इसका यानी कि लास्ट स्टेप निकाल के आपके सामने रखा है। तो बच्चों यहाँ पर अब देखो कि मशीन के अंदर जो डाटा गया था, जो इनपुट मशीन के अंदर हमने डाला, और जो 5वें स्टेप पर आप देख रहे हो, जो मशीन ने 5 स्टेप पर इस डाटा को फिल्टर करके जो निकाला, 5th स्टेप पर जो निकाला, उसका अरेंजमेंट देखो, और जो इनपुट था इसको देखो। तो इनपुट में आप देखेंगे कि नंबरों का कोई सीक्वेंस क्रम नहीं है और वर्ड का भी कोई सीक्वेंस क्रम नहीं है। बट जब आप स्टेप 5 पर देखोगे तो आप देखोगे कि पहले एक नंबर आया है, फिर एक वर्ड आया है, फिर एक नंबर आया है, फिर एक वर्ड आया है, फिर एक नंबर आया है, फिर एक वर्ड आया है, फिर एक नंबर आया है, और फिर एक वर्ड आया है। यानी कि नंबर और वर्ड जो है अल्टरनेटली आए हैं। दूसरी बात यह है बच्चों कि नंबर जो हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नंबरों का कोई सीक्वेंस क्रम नहीं है, बट नंबरों को यहाँ पर एक सीक्वेंस क्रम है। जैसे सबसे छोटा नंबर 17 है, उससे बड़ा नंबर 20 है, फिर उससे बड़ा नंबर 39 है, फिर उससे बड़ा नंबर 53 है। इसी तरह 4 नंबर और 4 वर्ड्स थे। तो 4 नंबर जो हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हैं, और 4 जो वर्ड्स आप देख रहे हैं, ये वर्ड्स जैसे इन चारों में, जैसे टेबल में, शॉप में, ओवन में, डेस्क में आप देख रहे हैं, ये वर्ड जो हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर पर है। मतलब इन चारों वर्ड में सबसे लास्ट में टेबल आता है, उसे पहले लिखा गया है, उससे बाद में शॉप आता है, यानी कि उससे पहले तो वहाँ शॉप लिखा है, उससे पहले ओवन आता है, वो तीसरे नंबर पे है, और डेस्क जो कि चौथे नंबर पर लिखा गया है। तो नंबर जो हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पर चले हैं, और वर्ड जो हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पर, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी में वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पर आ रहे हैं। अब बस हमें ये समझना है, इनपुट हमने देख लिया था, आउटपुट क्या निकला ये भी हमने समझ लिया। जब भी इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आएगा तो एक आपको ये जो समझाने के लिए जो इनपुट और इसकी जो स्टेप है, ये आपको दी जाएंगी कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मशीन ने जो इसमें बदलाव किए थे, वो बदलाव कितने चरण पर हुए थे, पहले आपको उसी को समझना होगा बच्चों। तो आप यहां पर देखेंगे स्टेप 1 में मशीन ने सबसे पहले क्या नंबर उठाया? मशीन ने सबसे पहले सबसे छोटा नंबर उठाया है 17। 17 उठाने के बाद मशीन ने जो वर्ड थे, जैसे शॉप, उसके बाद मतलब 17 उठाने के बाद शॉप है, फिर टेबल है, फिर 20 है, फिर 53 है, फिर ओवन है, फिर डेस्क है, और फिर 39 है। यानी कि 17 सबसे पहले लिखने के बाद जो नंबर और जो लेटर जैसे चल रहे थे, मशीन ने बिल्कुल वैसे ही वहां पर डाल दिया। स्टेप 2 पर अगर आप देखोगे तो 17 तो हमारा अरेंज हो गया था। अब मशीन ने क्या उठाया? इन 4 वर्ड में से शॉप, टेबल, ओवन और डेस्क में से उस मशीन ने टेबल को उठाया। तो 17 और टेबल को, यानी कि 17 तो मेरा अरेंज था, टेबल को उसने सेकंड नंबर पे लिखा, और जो ये शॉप था फिर यहाँ आ गया, 20 मेरा यही रखा, 53 यहीं रखा, ओवन मेरा यहीं रखा है, डेस्क मेरा यहीं रखा है, 39 यहीं रखा है। यानी कि हर स्टेप पर क्या हो रहा है? एक ही परिवर्तन हो रहा है। अब अगर हम स्टेप 3 पर जाएंगे तो पहले स्टेप पर 17 अरेंज हुआ था, दूसरे स्टेप पर 17 और टेबल अरेंज हुआ था। अब 17 और टेबल तो मेरा अरेंज है। अब 17 से बड़ा नंबर क्या है? 20। तो मैंने 20 को टेबल के बाद यहाँ पर लिख दिया, यानी कि तीसरा स्टेप। और फिर मैंने शॉप को लिखा, 53 को लिखा, ओवन को लिखा, डेस्क को लिखा, 39 को लिख दिया। यानी कि हर स्टेप पर आप देख रहे हैं कि 3 एक परिवर्तन होता हुआ चल रहा है। अब स्टेप 4 पर आप देखेंगे तो 17, टेबल और 20 ये तो आपके अरेंज थे। अब शॉप, टेबल से जो पिछला वर्ड है वो शॉप डिक्शनरी में टेबल से पहले आता है, तो टेबल लिखने के बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर पर देखेंगे तो शॉप ही आना चाहिए। तो शॉप तो ऑलरेडी से अरेंज है बच्चों, ठीक है, ये तो ऑलरेडी अरेंज है। आपको इसमें एक चीज और भी समझनी होगी कि कुछ चीजें ऑटोमेटिक अरेंज हो जाती हैं।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको स्टेप में काउंट कर लेंगे, नहीं, वो जो अरेंज हो रही है वो तो हो ही रही है, वो तो आपका एक्स्ट्रा हो गया। अगर कोई ऑटोमेटिक ही अरेंज होके आ रहा है तो वो तो एक्स्ट्रा ही हो गया, बट आपको हर स्टेप पर परिवर्तन करना है। तो शॉप आपने यहाँ पर ऑटोमेटिक अरेंज था, अब उठाना क्या था, आपको नंबर उठाना था। तो नंबर मैंने यहाँ पर देखो 39 लिया है, तो 39 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद 53, ओवन और डेक्स को मैंने सेम उतार दिया है। तो स्टेप 5 पर मेरा 39 तक तो अरेंज था। अगर मैं अब शॉप से पहले क्या आएगा, ओवन, तो ओवन को जैसे ही मैं आगे लिखूंगा 53 ऑटोमेटिक अरेंज होके यहाँ पे आ गया और उसके बाद डेक्स आ गया। यानी कि हर स्टेप पर हमने देखा कि एक परिवर्तन हो रहा था, जिसको हमने यहाँ पर बहुत ही बारीकी से समझा कि किस तरीके से चल रहा था। तो बच्चों इस चीज को समझिए कि इनपुट में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या क्या चेंजमेंट हो रहा है, उसको आपको समझना होगा, तभी जाके आप इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर किसी इनपुट की आपको सेकंड स्टेप दी गई है तो आप थर्ड स्टेप निकाल सकते हो, फोर्थ स्टेप निकाल सकते हो, बट कभी भी सेकंड स्टेप यानी कि उसकी पहली स्टेप क्या थी वो आप कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। इस चीज को ध्यान देना। उसका आंसर होगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता या कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, ठीक है ना। तो अब हम क्वेश्चन को करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा। आपसे क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, जैसे अगर मैं कहूं, जैसे मानो ये एक मैं डाल दिया, इनपुट मैं आपको दे रहा हूं 89 बाइंड 32 गोल हाउस 61 12 जॉय। इस इनपुट को, ये इनपुट में आप ध्यान से देखिए कि ना तो वर्ड अरेंज है और ना ही नंबर अरेंज है। आपको बिल्कुल इसी पैटर्न पर इनको अरेंज करना है। तो आप कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, यहां पर मैं स्टेप 1 लिख रहा हूं, तो यहां पर मैंने लिखा स्टेप 1, राइट। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ये इनपुट मशीन के अंदर जा रहा है तो ये कितने स्टेप पे जाकर कंप्लीट होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब हम स्टेप निकालेंगे कि भाई ये 4 स्टेप पर कंप्लीट होगा या 5 पर होगा या ये 6 पर होगा या ये 7 पर होगा, कितने स्टेप पर ये कंप्लीट होगा, यानी कि इस तरह के अरेंजमेंट में आएगा। तो इन सभी नंबर में 89, 32, 61 और 12 में सबसे छोटा नंबर क्या है, 12 है। तो मैंने 12 को सबसे पहले लिख दिया। अब 12 को जब मैंने सबसे पहले लिखा है तो बाकी जो भी कुछ जैसा लिखा हुआ है उसको मैं वैसे ही लिख दूंगा, जैसे कि यहाँ 89 लिख दिया, यहाँ बाइंड लिख दिया, यहाँ 32 लिख दिया, यहाँ गोल लिख दिया, यहाँ पर हाउस लिख दिया, यहाँ पर 61 लिख दिया और यहाँ पर जॉय, क्योंकि 12 को तो मैंने आगे ले लिया था, ठीक है। अब स्टेप 2 पर हम जा रहे हैं। स्टेप 2 पर क्या परिवर्तन है उसको आप समझेंगे। स्टेप 2 पर अरेंजमेंट, अब बाइंड, गोल, हाउस और जॉय, इन 4 वर्ड में डिक्शनरी में सबसे बाद में कौन सा वर्ड आता है, तो आप सभी को पता है कि सबसे बाद में जॉय आता है, राइट। क्योंकि बाइंड बी के बाद क्या आएगा, जी, उसके बाद एच, तभी लास्ट में जे आएगा। तो यहां पर मैं 12 को तो सेम लिख ही देता हूं। अब मैंने जॉय को आगे डाल दिया है। अब उसके बाद जो भी कुछ लिखा हुआ है, आप देखो मेरा ए पहला स्टेप पर ये परिवर्तन था, दूसरे स्टेप पर मैंने वर्ड को उठाया था। अब बाकी जो भी कुछ लिखा है हम उसको वैसे ही लिख देंगे, जैसे 89 बाइंड 32 गोल हाउस 61, ये हमने सेम लिख दिया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब तीसरे स्टेप पर अगर हम बात करें तो स्टेप नंबर 3 पे अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एक नंबर 12 से जो बड़ा नंबर है। तो 12 और जॉय, यानी कि 12 और जॉय को तो हमने ऐसे लिख दिया। 12 से बड़ा नंबर है आपके पास 32, तो हमने 32 को यहाँ पर पिक करके डाल दिया है। अब बाकी जो भी कुछ लिखा है, जैसे 89 बाइंड गोल हाउस और 61, इसको हमने सेम लिख दिया है, ठीक है।
अब तीसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पर देखें तो आप देखेंगे स्टेप 4 पर हम जा रहे हैं। अब स्टेप 4 पर क्या करें, दो नंबर और एक वर्ड हमारा अरेंज हो गया है, तो इसको तो पहले हम ऐसे ही लिख देते हैं 12 जॉय एंड 32 को, राइट। ये हमने ऐसे लिख दिया। अब जॉय से पिछला जो वर्ड आएगा बाइंड, गोल या हाउस में से पहले कौन सा आना चाहिए? तो क्या आपको नहीं लगता कि हाउस आना चाहिए? तो यहां पर मैंने हाउस लिखा। अब बाकी जो भी कुछ है जैसे 89 है या फिर बाइंड है या फिर गोल है या फिर 61 है, इसको मैंने सेम उतार दिया था। अब इसी तरह स्टेप में 5 पर जा रहा हूं, तो स्टेप 5 पर जाएंगे तो जो अरेंज हो चुके हैं उनको तो आप ऐसे का ऐसे ही उतार दोगे, 12 जॉय 32 हाउस, है ना। अब आप देखेंगे, अब आपको चाहिए एक नंबर, तो 89 बड़ा है या बेटा 61 बड़ा है? तो आप कहेंगे कि सर 61 बड़ा है, तो 61 को यहाँ पर आप लेके आइए, तो उसके बाद 89 लिखिए और फिर बाइंड लिखिए और फिर गोल लिख दीजिए, ठीक है। तो यानी कि ये 5 आपके अरेंज हो चुके हैं। अब स्टेप नंबर 6 पे हम जा रहे हैं, तो स्टेप नंबर 6 पर जब हम जा रहे हैं तो ये जो परिवर्तन हुआ है इसको तो आप सेम ऐसे ही लिख देंगे, 12 जॉय 32 हाउस 61। तो अब आपको क्या चाहिए? वर्ड चाहिए। तो आपके लिए सबसे पहले क्या आना चाहिए? अब गोल आना चाहिए। जैसे ही मेरे बच्चों आपने गोल को आगे लिखा तो 89 और बाइंड ऑटोमेटिक अरेंज हो गए। तो आप देखेंगे कि ये जो इनपुट था ये 6 स्टेप पर जाकर मेरा इस तरीके से बना। यानी कि जैसे यहां पर लिखा हुआ है, ऊपर आप देख रहे हैं कि पहले नंबर जो है, फिर वर्ड है, फिर नंबर है, फिर वर्ड है, फिर नंबर है, फिर वर्ड है, फिर नंबर है, फिर वर्ड है। ऐसे ही आप देखिए मेरा नंबर है, फिर वर्ड है, फिर नंबर है, फिर वर्ड है, फिर नंबर है, फिर वर्ड है, फिर नंबर है, फिर वर्ड है। नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर पर चले हैं, ध्यान दीजिए। मेरे भी नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर पर ही गए हैं, ध्यान दीजिए। वर्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर पर गए हैं, ध्यान दीजिए। और मेरे भी वर्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर पर गए हैं, ध्यान दीजिए। तो बच्चों इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम दें, जैसे हमसे पूछा गया था कि ये जो इनपुट है ये कितने स्टेप पर जाकर कंप्लीट होगा, तो वहां पर ऑप्शन में होंगे स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 या स्टेप 7। तो हम ऑप्शन क्या लगाते कि भाई ये जो इनपुट है वो स्टेप 6 पर जाकर कंप्लीट हो रहा है, तो हम स्टेप 6 जिस भी ऑप्शन पर लिखा होता हम उस पर क्लिक कर देते कि भाई साहब हमारा आंसर क्या है, ये है। तो आई होप बच्चों आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे कि कैसे कैसे हमें ये क्वेश्चन करना है। अभी मैं आपको सिर्फ एज ए बिगनर की तरह सिखा रहा हूं, तो अभी आप ये मत सोचिएगा कि बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन उठाया है जो कि बहुत इजी फॉर्म में रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर अगला क्वेश्चन मैं जो देने जा रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों आपको मैं किसी इनपुट की स्टेप 2 देने जा रहा हूं। इनपुट का स्टेप 2 देने जा रहा हूं, स्टेप 2, राइट, ठीक है। स्टेप 2 क्या है उस चीज को आपको समझना है। 15 यस 62 51 48 टॉक नाउ गॉन। ये पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस जो इनपुट सेकंड आपको जो दिया गया है, इनपुट की स्टेप 2 आपको दी गई है और पूछ रहा है कि इस इनपुट की 6 स्टेप कौन सी होगी। तो बच्चों हो सकता है कि इस इनपुट की 6 स्टेप हो और ये भी हो सकता है कि ये इनपुट 5 ही या 4 ही स्टेप पर जाकर कंप्लीट हो जाए। तो यानी कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसकी 6ठी स्टेप क्या होगी या 6 स्टेप क्या होगा, और अगर ये 4 या 5 पर ही कंप्लीट हो जा रहा है तो हमें वहां पर आंसर देना होगा, या किसी ऑप्शन में ऐसा भी लिखा होगा कि ऐसी कोई भी स्टेप नहीं है, है ना।
तो उस वाले ऑप्शन पर हम टिक कर देंगे। बट चूंकि अब हम स्टेप 2 पर हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मुझे क्या लिखना चाहिए, आपके हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि स्टेप 3 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी हमें गिवन है यहाँ पर। तो अब हम 3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 2 पर आप देखेंगे कि एक अरेंजमेंट ऑलरेडी आपके पास नंबर का और वर्ड का पहले से ही ऑर्गेनाइज है। तो यहां पर आपने इस 15 और यस को तो आप लिख ही दोगे। अब यस के बाद आपको क्या चाहिए, 15 से जो बड़ा नंबर है आप देख रहे हैं वो 48 है, तो मैंने 48 को आगे लिख दिया। अब 62 और 51 और टॉक और नाउ और गॉन को मैंने सेम उतार दिया है। जैसा कि आपने देखा कि मैंने सेम बिल्कुल वैसे का वैसा ही यहाँ पर उसे लिख दिया है, उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन मैंने नहीं किया है। अब बच्चों यहाँ पर मैं स्टेप 4 पे जा रहा हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, एक वर्ड चाहिएगा 15, यानी कि मेरे 3 ऑर्गेनाइज हो गए थे, 15 यस और 48 को तो मैं ऐसे का ऐसा ही लिख दूंगा। अब यस से पहले डिक्शनरी में क्या आता है, तो आप कहेंगे कि सर टॉक आपको लिखना चाहिए, तो मैंने टॉक को आगे लिख दिया है। अब मैं 62, 51 और नाउ और गॉन को ऐसे ही लिख दूंगा जैसे कि वो लिखे गए हैं। तो मेरे 4 यानी कि 2 नंबर और 2 वर्ड मेरे यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो गए हैं। अब यहाँ पर स्टेप 5 पर अगर हम देखें तो अब हमें क्या चाहिए, एक नंबर की जरूरत है। 15 सबसे छोटा नंबर था, उसके बाद 48 उससे बड़ा नंबर था, और अब 48 से बड़ा नंबर क्या है, 51 है। तो मैं 51 को आगे लिख दिया और 62 को मैंने फिर पीछे लिखा, और नाउ और गॉन को जैसे वो लिखे गए थे वैसे ही मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब है मेरा यहाँ तक ऑर्गेनाइज हो चुका है। अब स्टेप 6 पर अगर हम जाएं तो स्टेप 6 पर अगर हम जाते हैं तो अब मुझे क्या चाहिएगा, तो जो मेरा स्टेप 5 पर जो चेंजमेंट हुआ था उसको तो मैं पहले वैसे ही उतार देता हूं जैसे कि वो लिखा गया था, यानी कि यहां तक तो मेरा ऑर्गेनाइज था ही। अब मुझे यस और टॉक, अब नाउ और गॉन में पहले कौन आएगा, यानी कि पहले नहीं बाद में कौन आएगा, नाउ। तो यानी कि टॉक से जो पिछला वर्ड है वो है नाउ, तो मैंने नाउ को यहां लिखा, और जैसे ही मैंने नाउ को लिखा तो 62 और गॉन ऑटोमेटिक यहाँ पर अरेंज हो गए। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ, इसकी 6 स्टेप बन रही थी, तो हमारा आंसर ये होना चाहिए कि इसकी 6 स्टेप ये होगी, राइट। 6ठे स्टेप पर जाकर ही ये कंप्लीट हो गया था, तो हमारा आंसर ये होता। अब मान लीजिए ये स्टेप 2 से जाके स्टेप 5 पर ही जाकर कंप्लीट हो जाता, तो हम क्या कहते, 6 नंबर की कोई स्टेप ही नहीं है, क्योंकि 5 पर ही वो जाकर कंप्लीट हो गया है। तो ऐसी कोई स्टेप नहीं है, ऐसा एक ऑप्शन होता जिसमें लिखा होता कि ऐसी कोई भी स्टेप नहीं है या ऐसा कोई भी चरण नहीं है। तो यहाँ पर चूंकि 6 स्टेप पर जाके कंप्लीट हुआ है, तो 6ठा स्टेप ही हमसे पूछा था, तो 6ठा स्टेप हमारा ये आंसर बनके उभरता है। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसे यहाँ से हटा देते हैं, या ये कहिए इसे मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी जगह बन सके नए क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना है। क्योंकि ये एक बिगनर क्लास है, तो इसी वजह से मैं पहले बहुत ही आराम से आपको हर चीज को समझाता हुआ चल रहा हूं। अब जैसे मानो किसी इनपुट का मैं स्टेप 3 दे रहा हूं, ये इनपुट है, इसकी मैं स्टेप 3 आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। स्टेप 3 मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और कह रहा हूं, ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहां पर कह रहा है स्टेप 3 पर कि 21 विक्ट्री 30 जॉइंट 64 47 ऑल गॉन। जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछ रहा है कि ये स्टेप 3 आपको प्रोवाइड की गई है, इस पुनर्व्यवस्था को पूरा करने में और कितने स्टेप लगेंगे। मतलब क्या है इस चीज का, जैसे हमें किसी इनपुट की स्टेप 3 तो आपको सामने यहाँ पर रखी हुई है कि स्टेप 3 आपके सामने दी गई है, ये कह रहा है कि इस इनपुट को कंप्लीट होने के लिए और कितने स्टेप लगेंगे। चूंकि आप स्टार्टिंग अब स्टेप 4 से करोगे, ठीक है ना, तो मानो ये 5वें स्टेप पर कंप्लीट होती है,
तो 3 तो ऑलरेडी आपको गिवन है, तो 4 और 5 यानी कि 2 स्टेप की और जरूरत पड़ेगी आपको अगर ये 5 पर जाकर कंप्लीट होता है, और अगर ये 6 पर जाकर कंप्लीट होता है तो आपको 3 स्टेप की जरूरत पड़ेगी, और अगर ये जो अरेंजमेंट है ये 7 स्टेप पर जाकर कंप्लीट होता है तो आपको 4 स्टेप की और जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, चूंकि स्टेप 3 तो मुझे गिवन ही है बच्चों, तो मैं स्टेप 4 लिख देता हूँ। स्टेप मैंने लिखा 4, राइट। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं 21 विक्ट्री और 30 को तो मैंने सेम लिख दिया जैसा कि लिखा हुआ था, राइट। और इसके बाद चूंकि जॉइंट भी ऑल और गॉन में पहले जे आएगा, जॉइंट आएगा, यानी कि यहां पर जॉइंट मैंने डाल दिया है, राइट। यहां तक आपका कंप्लीट था ही ऑलरेडी, क्योंकि यहां तक तो ये अरेंज ही था। तो अब 4th स्टेप पर आपको क्या चाहिए, 21 आपने ले चुके हैं, सबसे छोटा नंबर, उससे बड़ा नंबर भी आपका 30 अरेंज होके आ चुका था। अब आपको जरूरत है 47 की, तो आपको लिखना चाहिए यहाँ 47, उसके बाद यहाँ पर 64, देन आप ऑल लिखेंगे और फिर आप गॉन लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगला स्टेप 5 पर जब मैं जाता हूं तो स्टेप 4 पर जितना भी मेरा बदलाव हुआ था उसको मैं सेम लिख देता हूं, यानी कि मेरा चेंजमेंट यहां तक हुआ था, राइट। तो इसको मैंने क्या किया, 21 विक्ट्री और 30 और जॉइंट और यहां 47 तक मैंने सेम लिख दिया था जैसा कि ये लिखा ही हुआ था, राइट। अब आपको क्या चाहिए, देखो नंबर के बाद वर्ड है, फिर नंबर के बाद वर्ड है, फिर नंबर के बाद वर्ड आना चाहिए। तो विक्ट्री भी मैं लिख दिया, जॉइंट। अच्छा, ऑल और गॉन में पहले बाद में कौन आएगा, गॉन आएगा, तो यहां पर मैंने क्या लिखा, गॉन लिख दिया, राइट। अब 64 और ऑल ऑटोमेटिक जाकर अरेंज हो गए। ऐसा ही था ना बच्चों, जैसे ही मैंने गॉन को आगे किया तो 60, क्योंकि गॉन के बाद तो नंबर चाहिएगा, तो नंबर ऑटोमेटिक अरेंज हो गया और लास्ट में ऑल ही बचा था तो ऑल हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा था कि इस इनपुट को रीऑर्गेनाइज करने में, यानी कि ये कहो कि इसको आउटपुट निकालने में कितने स्टेप और की जरूरत पड़ेगी, तो हम कह देंगे कि 2 स्टेप की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर आप लिख देंगे, आंसर हो जाएगा 2 स्टेप, कि इस इनपुट को ऑर्गेनाइज करने में हमें 2 स्टेप की और जरूरत है जो कि हमें प्रोवाइड होने चाहिए, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। अब मैं यहां पर आपको अगला क्वेश्चन देने जा रहा हूं। अब मैं आपको एक इनपुट देने जा रहा हूं, इनपुट क्या है, देखिए इनपुट है विन 92, टास्क 73, 59, हाउस, रेंज 34। तो 4 नंबर हैं और 4 ही वर्ड हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि इस इनपुट की 4th स्टेप कौन सी होगी। बट बच्चों मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये इनपुट कितने स्टेप पर जाकर ऑर्गेनाइज हो जाएगा, उसके बाद फिर हम एक नई चीज़ यहाँ पर बताऊँगा मैं आपको। सबसे पहले इस इनपुट को हमें ऑर्गेनाइज करना है, तो स्टेप 1 से ही जाकर हम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो हमने यहाँ पर स्टेप 1 लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे छोटा नंबर है 34, तो हमने 34 को उठाया, उसके बाद मैंने यहाँ पर विन लिख दिया, फिर 92, क्योंकि पहला चेंजमेंट तो मेरा 34 ही था बच्चों। उसके बाद यहाँ पर मैंने टास्क लिख दिया, जो लेटर, जो वर्ड और जो नंबर थे उनको मैंने फिर वैसा का वैसा ही यहाँ पर उतार दिया जैसा कि वो लिखे हुए थे, ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब स्टेप 2 पर अगर आप देखें तो आपको क्या जरूरत है, एक वर्ड की जरूरत है, और इन चारों वर्ड में से कौन सबसे लास्ट में आएगा, तो आप देखेंगे कि विन सबसे लास्ट में आता है। बट विन तो मेरा ऑर्गेनाइज होकर ही आया है, यानी कि 34 और विन को तो मैं सेम ही लिख देता हूं पहले तो, है ना, क्योंकि विन तो मेरा ऑर्गेनाइज ही है। तो यहां 34 से अब मुझे बड़ा नंबर लेने की जरूरत है, तो आपके सामने 59 आपके सामने रखा हुआ है। तो मैंने यहां पर जो बदलाव किया वो 59 को यहां पर आगे लिया, और उसके बाद
आप देखेंगे कि जो नंबर और वर्ड जैसे थे मैंने सेम उनको वैसे ही उतार दिया जैसे कि वो लिखे हुए थे। क्लियर है बच्चों? अब यहां पर स्टेप 3 पर अगर हम जाएं तो स्टेप 3 को हम करने यहां पर गए तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां तक आपका ऑर्गेनाइज हो चुका था, तो 34 और विन और 59 तक तो आपका ऑर्गेनाइज हो ही चुका था। तो अब आपको क्या चाहिए? एक वर्ड चाहिए। तो विन से पिछला जो वर्ड है वो टास्क आपका आना चाहिए। टास्क हाउस और रेंज में टास्क आएगा पहले, तो यहां पर मैंने क्या लिखा? टास्क लिख दिया। टास्क लिखने के बाद फिर मैंने 92 लिखा और फिर 73, फिर मैंने हाउस लिखा बच्चों और फिर मैंने रेंज लिख दिया। क्लियर है यहां तक? तो यहां तक हमारा हमने अभी काम किया, तो यानी कि जो हमारा बदलाव था वो टास्क तक हुआ था। तो स्टेप यहां पर मैं नंबर ऐसे डाल देता हूं 2 3 करके, जिससे आपको देखने में आसानी पड़ जाए। तो स्टेप 4 पर क्या बदलाव है अब उसे भी देख लेते हैं। तो मैंने 34 विन और 59 और टास्क जो कि यहाँ स्टेप 3 पर चेंज हुए थे उसको मैंने सेम उतार दिया है। अब मुझे क्या चाहिए? एक नंबर चाहिए। नंबर क्या चाहिए? 59 से बड़ा नंबर क्या है? 73। तो मैंने यहाँ पर 73 लिखा दोस्तों, और उसके बाद मैंने 92 लिख दिया और फिर मैंने हाउस लिख दिया और फिर मैंने रेंज लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे? स्टेप 5 पर चलेंगे। तो स्टेप 5 पर जब आप जा रहे हैं तो आपने स्टेप 4 पर जो आपने बदलाव किया था उसको आप वहां तक वैसा ही उतार दीजिए जैसा कि आप देख रहे हैं मैं उतारता हुआ चल रहा हूं। तो 73 तक मेरा बदलाव हो गया था। तो अब 73 के बाद हाउस या रेंज में अब कौन आएगा? टास्क से पिछला आता है रेंज। तो मैंने जैसे ही यहां पर बच्चों रेंज लिखा तो 92 और हाउस ऑटोमेटिक जाकर अरेंज हो गए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो ये इनपुट था ये 5वें स्टेप पर जाकर कंप्लीट हो गया था। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि इस इनपुट का 4th स्टेप कौन सा होना चाहिए। तो 4th स्टेप आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों। 4th स्टेप ये है। तो इस तरह की जो लाइंस होंगी वो प्रत्येक ऑप्शन पर आपको दिखाई गई होंगी कि इनमें से कौन सी ऑप्शंस की लाइन है जो 4th स्टेप को इंडिकेट कर रही है। तो जिस भी ऑप्शन में ये 4th स्टेप वाली लाइन आपको दिखाई देगी स्टेप वाली, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि हम इसे किस तरह से करते हुए चल रहे हैं बच्चों। क्लियर है? तो यहां से अब हम आगे की ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को अब अगला हम पॉइंट को लिखने जा रहे हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करने जा रहे हैं इस चीज को फिर समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चों? कह रहा है एक इनपुट आपको दे रहा है सेव 21 43 78 देम अर्ली 36 4 राइट। तो आप देखेंगे यहां पर 4 नंबर हैं और 4 वर्ड हैं। तो ये कह रहा है कि इसका 4th स्टेप कौन सा होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर हम क्या करें? सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? स्टेप 1 लिखना चाहिए कि भाई हम 1 को करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सबसे छोटा नंबर लेना है। तो 21 43 78 और 36 में आपको भी पता है कि सबसे छोटा नंबर 21 होता है। तो मैंने 21 आगे लिखा। अब जो भी जो भी वर्ड और नंबर हैं उनको हमने सेम का सेम उतार दिया, क्योंकि 21 को मैंने यहां से पिक कर लिया। उसके बाद जो जैसे लिखे गए थे सेम हमने वैसे ही यहां पर उतार दिया है। क्लियर है बच्चों यहां तक? अब स्टेप 2 पर अगर हम चलें तो स्टेप 2 पर अगर आप देखें तो यहां पर आप देखेंगे कि मैंने नंबर तो मेरा ऑर्गेनाइज है। 21 के बाद जैसे मैंने 21 लिखा राइट। अब मुझे वर्ड चाहिए, तो सेव देम अर्ली और फॉर में सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? देम आएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या लिखा? देम लिखा। ठीक है, यही मेरा बदलाव था, है ना, क्योंकि नंबर के बाद मुझे वर्ड चाहिए था। अब जो भी जैसा लिखा गया है, जैसे सेव है या 43 है या 78 है या अर्ली है
या 36 है या 4 है, उसको मैंने वैसे का वैसा ही लिख दिया है। अब यहां पर स्टेप 3 पर आप जाएंगे तो स्टेप 2 तक जो भी बदलाव हुआ था उसको आप सेम उतार देंगे, जैसे कि 21 और देम, यही चेंजमेंट हुआ था, ऐसा ही था ना बच्चों। अब देम आपने यानी कि एक नंबर और एक वर्ड आपका ऑर्गेनाइज हो चुका है। अब 21 से जो बड़ा नंबर है वो क्या है, 36 है। तो मैंने यहां पर 36 लिखा और उसके बाद जो भी लिखा हुआ है जैसे सेव है या 43 है या 78 है या अर्ली है या 4 है, उसको मैंने सेम वैसे का वैसा ही उतार दिया जैसा कि वो लिखे हुए थे। अब स्टेप 4 पर अगर हम चलें बच्चों, तो यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि भाई स्टेप 4 पर क्या बदलाव है। तो यहां पर आप देखेंगे कि मैंने 36 लिखा था, नया जो चेंजमेंट था, तो यहां तक मैंने लिख दिया 36, ठीक है। अब देम से पहले सेव, चेंज चूंकि ऑटोमेटिक अरेंज होके आ रहा है तो मैंने ऑटोमेटिक ही अरेंज यहां पर कर दिया था, ये तो अरेंज ऑटोमेटिक ही हुआ पड़ा है ना, तो इसका मतलब यहां तक तो मेरा ठीक ही है। अब 21, 36 और आपको नंबर चाहिए अब 43, तो 43 तक तो मेरा ऑटोमेटिक चेंज होकर आया ही था, तो इसमें मैंने कोई बदलाव नहीं किया। अब मुझे क्या चाहिए, यहां पर मुझे चाहिए एक वर्ड, जो बदलाव होगा वो वर्ड का होगा। तो यहां पर फॉर पहले मुझे लिखना चाहिए, फॉर जैसे ही लिखूंगा तो 78 और अर्ली वैसे ही यहां पर ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो यानी कि ये जो इनपुट था वो 4 ही स्टेप पर जाकर कंप्लीट हो गया था। तो अगर हमसे एग्जामिनर ये पूछता कि इस इनपुट की 5वीं स्टेप कौन सी है, तो हम वहां पर ऑप्शन ये लिखा होता किसी एक ऑप्शन में कि ऐसी कोई भी स्टेप नहीं होगा, है ना, क्योंकि जब 4 पर ही कंप्लीट हो गया तो 5वीं आने का मतलब ही नहीं बनता। जो काम पहले ही कंप्लीट हो गया 5वीं कहां से आ जाएगी। दूसरी बात, क्वेश्चन हमसे यह भी पूछा जा सकता है इसकी 4th स्टेप कौन सी है। तो 4th स्टेप इस तरह की जो लाइंस हैं, ऐसी आपको 4 ऑप्शनों में इस तरह की लाइंस दी गई होती, तो उनमें से जिस ऑप्शन में ये लाइन मिलती हम उस ऑप्शन पर ठीक का निशान लगा देते कि ये हमारा आंसर होगा। पॉइंट को समझ रहे हैं बच्चों। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम समझ लेते हैं। हाँ, एक इसमें यह भी पूछा जा सकता है बच्चों कि इस इनपुट का लास्ट से अंतिम लास्ट यानी कि सेकंड लास्ट स्टेप कौन सा होगा। तो अगर ये इनपुट 4 स्टेप पर कंप्लीट हुआ है तो इसका सेकंड लास्ट स्टेप जो है वो 3 आपका आंसर होता है ना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं कि इसका सेकंड लास्ट स्टेप कौन सा है। तो सेकंड लास्ट स्टेप आपका, क्योंकि ये 4 पर कंप्लीट हुआ है तो 3 ही होगा। अगर ये 5 पर कंप्लीट होता तो 4 होता, अगर ये 6 पर कंप्लीट होता तो 5 होता, अगर ये 7 पर कंप्लीट होता तो 6 हो जाता, ठीक है। अब मैं आपको एक इनपुट बच्चों प्रोवाइड करने जा रहा हूं। इनपुट है डिजायर 59, 63, ऑल, फ्यू, 38, 46 जोन। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि इस इनपुट को पूरा करने के लिए कितने स्टेप लगेंगे या किस स्टेप पर जाकर एक कंप्लीट होगा। तो अब मैं चाहता हूं बच्चों आप इस एक क्वेश्चन का जवाब तो कम से कम दें। अब ये क्वेश्चन आपको खुद करना होगा क्योंकि हम करीब 4-5 क्वेश्चन ऑलरेडी करके निकल चुके हैं आगे की ओर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो 2 से 3 मिनट का वक्त लीजिए, आराम से सोचिए समझिए, फिर इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, फटाफट आप लोग यहां पर जवाब देते हुए चलिए।
क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये सभी लोग क्वेश्चन का आंसर दें, क्योंकि हमने करीब 5 क्वेश्चंस का जवाब यहाँ पर दिया है और एक ही तरीके से आपको करते हुए चलना है। आपको बस इतना करना है बच्चों, स्टेप 1 2 3 4 करते हुए आगे बढ़ते हुए चलिए। हर स्टेप पर एक बदलाव होगा और जो भी कोई बदलाव पहले से ही ऑर्गेनाइज होकर आ रहा है उसके अलावा भी आपको एक बदलाव करना होगा। यहां इस इनपुट में क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे मैंने अभी पूछा कि ये इनपुट कितने स्टेप पर जाकर कंप्लीट होगा, तो वो आपको बताना है। मैं ये भी पूछ सकता था कि इस इनपुट का लास्ट से अंतिम स्टेप यानी कि सेकंड लास्ट स्टेप कौन सा होगा, या मैं इसका ये भी पूछ सकता था कि इस इनपुट का थर्ड स्टेप कौन सा होगा। ये भी मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं, ठीक है ना। तो ये आपको बताना होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये भी देखना होगा, है ना। तो बच्चों बस आराम से करिए, आप कर सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है। देखिए अगर मैं इसका स्टेप 1 लिखूं, मानो मैंने यहां पर लिखा स्टेप 1, ठीक है, ये हमने यहां पर लिख दिया स्टेप 1। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे छोटा नंबर चाहिए। और नंबर है आपके पास 59, 63, 38 और 46। तो सबसे छोटा क्या है बेटा, 38 ही है, तो 38 आपने यहां पर लिखा। अब उसके बाद जो भी कुछ लिखा हुआ है उसे आप वैसे ही लिख दीजिए जैसे मैंने लिखा है। डिजायर 59, 63 ऑल फ्यू, क्योंकि 38 मैं आगे ले चुका हूं तो अब वहां से वो स्पेस खाली हो गया। 46 जॉन, यही हुआ ना। अब अगर हम स्टेप 2 पर जाते हैं, स्टेप 2 पर अगर मैं जाता हूं तो यहां पर देखो 38 तो मेरा ऑर्गेनाइज हो ही चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, वर्ड चाहिए, और वो भी डिक्शनरी में जो सबसे लास्ट में आता है। तो आप देख रहे हैं डिजायर, ऑल, फ्यू और जॉन में सबसे लास्ट में जॉन ही आएगा, तो मैंने यहां पर जॉन डाल दिया, ठीक है। तो मेरा ये बदलाव हो चुका, जॉन को मैंने पिक करके आगे डाला है। अब मैं क्या करूं, डिजायर 59, 63 ऑल फ्यू एंड 46 को मैंने सेम लिख दिया, ठीक है। अब स्टेप 3 पर अगर हम जाते हैं, स्टेप 3 पर अगर हम जाते हैं तो यहां पर अब मुझे क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए। 38 से बड़ा नंबर क्या है, 46 है। तो यहां मैंने 38 लिखा, जॉन लिखा। तो यहां तक तो जो बदलाव था वो मैंने सेम उतारा। अब यहां पर 46 मैंने चेंज यानी कि पीछे से उठा के आगे डाला है। तो यहां पर मेरा ये बदलाव हुआ 46 का। अब मैं डिजायर 59, 63 ऑल फ्यू को सेम ऐसे ही लिख दूंगा, ठीक है ना। अब यहां पर स्टेप 4 पर जब मैं जाऊंगा तो स्टेप 3 तक जो बदलाव था अंडरलाइन में उसको मैं सेम उतार देता हूं। 38 जॉन 46, यहां तक तो मेरा यही बदलाव हो चुका था ऑलरेडी। अब मुझे चाहिए वर्ड। अच्छा, डिजायर, ऑल और फ्यू में कौन बाद में आएगा, तो फ्यू आएगा। तो मैंने फ्यू को पीछे से उठा के आगे डाला, तो ये मेरा बदलाव हो गया फ्यू का। अब डिजायर और 59 और 63 और ऑल को मैंने सेम उतार दिया जैसे था। अब इसी तरह अगर हम स्टेप 5 पर जाते हैं बच्चों, यहां पर तो अब हमें क्या चाहिएगा, नंबर चाहिएगा। बट नंबर से पहले स्टेप 4 तक जो बदलाव हो चुका था उसको हमने सेम लिख दिया। 38 जॉन 46 फ्यू, यहां तक तो हमने सेम लिख दिया। अब हमें 46 से बड़ा नंबर क्या है, 59 है। तो 59 मैंने यहां लिखा, राइट। ये बदलाव मेरा हो चुका है, 59 को पिक करके मैंने यहां लिख दिया। अब मैंने क्या लिखा, डिजायर
और 63 और ऑल, राइट। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मेरा ये जो इनपुट था वो मेरा ऑर्गेनाइज हो चुका है यहां पर पहले से ही। तो यहां पर आप देखें नंबर का जो सीक्वेंस है, पहले नंबर है, फिर वर्ड है, फिर नंबर है, फिर वर्ड है, फिर नंबर है, फिर वर्ड है, फिर नंबर है, फिर वर्ड है। दूसरी बात, नंबर मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर पर गया है और उसके बाद वर्ड मेरे डिक्रीजिंग ऑर्डर पर है। यहां मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर पर कहने का मतलब यह है कि जैसे हम डिक्शनरी में जेड से वर्ड को देखते हुए चलेंगे और पीछे आते हुए चलेंगे, यानी कि जेड से जो नंबर है, जैसे डिक्शनरी में जॉन सबसे लास्ट में आता है तो पहले बनाया गया, उसके बाद उससे पहले फ्यू आता है तो लिखा, फिर यहाँ डिजायर आता है वो लिखा, फिर लास्ट में ऑल यानी कि जो सबसे पहले आता है उसे सबसे लास्ट में लिखा गया। तो यहां तक हमने इस चीज को समझाने का प्रयत्न किया। तो आज की जो क्लास थी ना बच्चों, ये एक बिगिनर क्लास थी। बिगिनर का मतलब जो स्टार्टिंग में होती हैं, एक ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिसने कभी भी लाइफ में इनपुट आउटपुट के बारे में सुना नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं, उसके लिए मैंने इस क्लास को ऑर्गेनाइज किया था। तो जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि मैंने यहां पर जैसे नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर वर्ड की तरह ऑर्गेनाइज किए चीजों को, ऐसे ये भी हो सकता है कि पहले वर्ड हो, फिर नंबर हो, फिर वर्ड हो, फिर नंबर हो, फिर वर्ड हो, फिर नंबर हो, फिर वर्ड हो, फिर नंबर हो। और ये भी हो सकता है कि नंबर पहले 4 नंबर या 5 नंबर उनको अरेंज किया जाए और उसके बाद वर्ड को अरेंज किया जाए। वो डिक्रीजिंग भी हो सकते हैं, इंक्रीजिंग भी हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इनपुट आपको दिया गया है इसमें नंबर की जगह केवल और केवल वर्ड हो। अब वर्डों को आप अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी भी अरेंज कर सकते हैं, ऐसा भी आता है। दूसरा, ऐसे भी क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं बच्चों कि जैसे 1 लेटर का कोई वर्ड है या 2 लेटर का या 3 लेटर का या 4 लेटर का या 5 लेटर का, सीक्वेंस बढ़ाते हुए क्रम पर आगे हम बढ़े, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो यानी कि बहुत टाइप के क्वेश्चंस इनपुट आउटपुट पर बनते हैं। और जैसा कि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में भी बोला था कि यहां पर तो हम एक बदलाव कर रहे हैं, कुछ ऐसे इनपुट भी होते हैं जिसमें 2 स्टेप यानी कि 2 बदलाव एक स्टेप पर होते हैं, यानी कि प्रत्येक स्टेप पर 2 बदलाव होते हैं, नंबर का एंड वर्ड का, ऐसे भी इनपुट होते हैं। चूंकि यहाँ बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, इस वजह से मैं उस इतने बड़े इनपुट को तो यहाँ पर नहीं रख पाऊंगा। कोशिश ये रहेगा कि मैं आपको जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट समझाने का प्रयत्न मैं आपको करूं। ये मेरा यहाँ पर टारगेट रहता है हमेशा। अब बात आती है बच्चों, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं क्योंकि गला भी मेरा थम रहा है थोड़ा सा भी, है ना। हाँ, अब बात आती है क्वेश्चन के प्रैक्टिस की। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो बिगनर बच्चे हैं, तो बिगनर बच्चे को किसी भी कोई भी पब्लिकेशन की अगर वो किताब उठाते हैं तो उसमें नॉर्मल बिगनर बच्चे के हिसाब से इनपुट आउटपुट दिया गया है, तो वहां से भी वो कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट। और दूसरी बात, अगर गूगल पर आप डालेंगे कि मशीन इनपुट फॉर बिगनर्स क्वेश्चंस पीडीएफ, सॉरी फॉर बिगनर्स के लिए यानी कि शुरुआती के लिए किस तरह के इनपुट के क्वेश्चन होंगे, तो वहां से भी आप गूगल से उठा सकते हैं। या किसी इंस्टीट्यूट का अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है तो वहां से भी बच्चों आप उन क्वेश्चनों को यानी कि इन क्वेश्चन के मशीन इनपुट के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो डाटा की कमी नहीं है, डाटा तो बहुत अवेलेबल है। अगर आप ध्यान से देखें तो हम जो है अपने एंड्रॉयड फोन का या पीसी जो हमारे घर पर है, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं या लैपटॉप्स हैं, हम इंटरनेट का सही में इस्तेमाल करते कहाँ हैं? हम कभी भी इंटरनेट में का सही इस्तेमाल नहीं करते। जैसे मानो अब मैं क्वेश्चन करने के लिए बोल रहा हूँ तो आप क्वेश्चन नहीं करोगे, हाँ मूवी को डाउनलोड जरूर कर लेते हो, ऐसा ही है ना बच्चों। तो बेटा मूवी को डाउनलोड मत करो, क्वेश्चनों को डाउनलोड करो, क्योंकि क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको क्वेश्चनों के ही जवाब देने हैं, मूवी का नाम नहीं पूछा जाएगा। इन चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखा करो कि भाई हम जो मूवी और सॉन्ग्स हैं, चलो मान लेता हूं कि आप डाउनलोड करके उन्हें सुनते हो, अच्छी बात है, बट हमारा जो इंटरनेट आज की डेट में इतना सस्ता है तो सस्ते का कुछ तो फायदा उठाओ। अब आप
इतनी सारी चीज़ें YouTube पर पड़ी हुई हैं। अब जैसे प्रेप शॉट वाले भी ये पूरे के पूरे कोर्स को यानी कि एसएससी और बैंक के पूरे कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पर डाल रहे हैं। तो आपके लिए देखो कितनी अच्छी बात है अगर एक हिसाब से सोचा जाए तो, यानी कि फ्री में ही आपने पूरा का पूरा बैंक का कोर्स यहाँ पर कर लिया फ्री में ही, और इसके अलावा एसएससी सीजीएल वालों ने भी पूरा कोर्स फ्री में यहाँ पर कर लिया। तो यानी कि आपने 1 रुपये खर्च किए बिना ही पूरा का पूरा, अगर आप ऑफलाइन में मुझसे ये क्लास कर रहे होते तो कम से कम 20,000 रुपया आपको जमा करना पड़ता किसी इंस्टीट्यूट में, तब जाके वहाँ पर क्लास होती आपकी ऑफलाइन की। बट ऑनलाइन में आप तो घर बैठे अपना खाना खाते हुए भी पढ़ सकते हो, आपको क्लासरूम तक आने की भी कोई जरूरत नहीं है बच्चों। समझ रहे हैं बात को? तो मैं आपको बस ये कहना चाहता हूं कि भाई जब जो भी काम आप करें दिल से करें, केवल काम खत्म करने के उद्देश्य से नहीं है कि हमने कोचिंग ले लिया है अब हम बैंक पीओ बन गए या एसएससी में इंस्पेक्टर बन गए। नहीं, ऐसे नहीं होता। आप जो भी पढ़ें, चाहे इंग्लिश पढ़ें, चाहे मैथ पढ़ें, चाहे कंप्यूटर पढ़ें, चाहे जीएस जीके पढ़ें, चाहे करंट पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, चाहे रीजनिंग ही पढ़ें, बाबू उसे अच्छे से पढ़ो, समझो क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, हमारा लेवल उस लेवल तक कैसे टच करेगा, उसके लिए हमें कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कितना हमें मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, कितना हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, कितने घंटे हमें रूम पर देने होंगे, कहाँ से हम अच्छे क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो एक सिलेक्शन तैयार करता है। इस चीज़ को समझिएगा। सिलेक्शन हलवा नहीं है कि कोचिंग में एडमिशन ली और आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। सिर्फ कोचिंग में पढ़ने मार्क्स से अगर सिलेक्शन हो जाता तब क्या बात थी, तब तो हर बच्चा कोचिंग में ही सिलेक्शन लेके सेलेक्ट हो जाता। आपको ज़रूरत है अच्छे टीचरों की जो आपकी उस ज़रूरत को पूरा कर सकें, सिलेक्शन में आपके सहायक बन सकें, आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, आपको अच्छे तरीके से आपकी जो प्रॉब्लम है, डाउट्स हैं, उनको दूर कर सकें। यही काम प्रेप शॉट के एवरी टीचर करते हैं आपके लिए। यहाँ पर प्रेप शॉट की आप चाहे कोई भी वीडियो देखो, चाहे आप इंग्लिश की देखो, चाहे मैथ की देखो, चाहे रीजनिंग का देखो, चाहे जीएस जीके की देखो, चाहे करंट की देखो, आप देखोगे कि इनके जो टीचर हैं वो अदर दूसरे टीचरों से कितने डिफरेंट हैं। यानी कि हम आपको कोई हंसा नहीं रहे, ड्वेल मीनिंग जोक नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपको पढ़ा रहे हैं, आपको हम क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे क्वालिटी की बात करता हूं, बेटा बर्गर आप लोग खाते होंगे, ऐसा ही है ना? तो जो बर्गर आप खाते हो अगर मैगडी वगैरह में खाओगे तो वहां 50 से 60 रुपए का बर्गर लगता है, या बीकानेर में खाओगे तो 50 से 60 रुपए का बर्गर आता है। एक नॉर्मल बर्गर आपको बता रहा हूं, है ना? और उसी बर्गर को आप रेहड़ी पर 20 रुपए में भी खा सकते हो। बट दोनों की क्वालिटी में फर्क है, एक आपको क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा आपको क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये फर्क है दोनों की चीजों में। तो प्रेप शॉट में जो चैनल है ये आपको सिर्फ क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। यहाँ के टीचरों का समझाने का जो क्रम है वो किसी भी टीचर से, अदर टीचर से बेस्ट ही आपको मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। ठीक है जी? तो इन चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी, मेरे समझाने का पैटर्न कैसा लगा, ये जरूर बताया करें कमेंट बॉक्स में कि सर आपने जो समझाया उससे हम इतना इजी तरीके से समझ गए कि अब हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही किसी भी को मतलब किसी से समझने की, क्योंकि आपने जिस पैटर्न से समझाया उस पैटर्न से कोई दूसरा टीचर समझा ही नहीं सकता, है ना? तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉट पे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।